हेलो नीट पेरेंट, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम उस दुनिया के बारे में पढ़ेंगे जिस दुनिया को पढ़ने से हमको समझ आएगा कि जीवन की शुरुआत हुई कहाँ से थी। ये ऐसे दुनिया के जीव होते हैं, खासकर मुनिया जगत जगत के जो जीव होते हैं, ये दिखते नहीं हैं मगर हमारे जीवन का हर हिस्सा इन्हीं पर टिका हुआ है। धरती पर सबसे पहले आए और आज भी हर जगह पर ये पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें ना कोई केंद्रक होता है, ना ही कोई जटिल संरचना होती है, फिर भी जीवन की जड़ें यहीं से हमको मिलती है। तो चलिए समझते हैं बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। और किंगडम मोनेरा में ख़ास बात यह है कि जितने भी यहाँ पे जीव आएंगे, इनकी संख्याएं सबसे अधिक होती हैं और इनके जो गुण होते हैं वो प्रोकैरियोटिक प्रकार के गुण होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब सिंपल सा होता है बच्चों कि ऐसा जीव की जो कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक प्रकार के जीव। तो आज हम किंगडम मोनेरा में कुछ प्रोकैरियोटिक जीवों के लक्षण को देखेंगे और कुछ अलग अलग एग्जाम्पल को देखने वाले हैं। तो हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये लेक्चर नंबर 3 होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके मेंबर कौन कौन से हैं। तो इसका जो पहला जो मेंबर है बच्चों, ये है बैक्टीरिया। तो हम कह सकते हैं किंगडम जो मोनेरा है ये बैक्टीरियाओं का ग्रुप है। तो बहुत सारे बैक्टीरियाएं इस ग्रुप में होती हैं। एक प्रकार से हम मान सकते हैं कि जो आर्य विटिकर ने जो सिस्टम दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसमें जो पहला किंगडम था मोनेरा, और मोनेरा किंगडम में सभी जीवाणुओं को रख दिया गया था। जीवाणु कैसे होते हैं बच्चों, ये जीवाणु होते हैं ये प्रोकैरियोटिक प्रकार के होते हैं जिनमें केंद्र झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो कौन कौन से बैक्टीरिया मुख्यतः हम पढ़ने वाले हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को बच्चों हम एशियन बैक्टीरिया यानी कि प्राचीनतम बैक्टीरिया भी कहते हैं। इसे आद्य बैक्टीरिया भी कहा जाता है। उसके बाद आता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को बच्चों हम कहते हैं सच्चे जीवाणु यानी कि ट्रू बैक्टीरिया इसको कहा जाता है। इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, साइनो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको हम कहते हैं बीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। तो हालांकि बच्चों नाम एल्गी है लेकिन है जीवाणु, तो इसको आप एल्गी नहीं समझेंगे, इसको कहते हैं साइनोबैक्टीरिया बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सबसे सूक्ष्मतम जो जीव होती है इस मोनरा जगत में, उसको हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा। इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं एक्टिनोमाइसिटिस। तो बच्चों आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम बीजीए कह रहे हैं, इसके अलावा माइकोप्लाज्मा और एक्टिनोमाइसिटिस, ये मेंबर है किसके, बैक्टीरिया के मेंबर हैं, किंगडम मोनेरा के मेंबर हैं। तो आई होप आप लोग को आइडिया हो गया कि आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। बात करें इस किंगडम मोनेरा के जो जीव किस सेल टाइप, किस प्रकार की कोशिकाएं इनकी प्रकार होती है, तो बच्चों मैं पहले बता चुका हूँ कैसे होते हैं। एकमात्र ऐसा किंगडम है जो प्रोकैरियोटिक प्रकार का होता है। बाकी जो 4 किंगडम हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमिलिया, ये सभी के सभी कैसे हैं, यूकैरियोटिक प्रकार के हैं, उनमें के अंदर झिल्ली पाई जाती है। लेकिन जो किंगडम मोनेरा है ये प्रोकैरियोटिक प्रकार का क्या है, ये जीव हैं। तो आई होप इसको आंसर को पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शरीर के संगठन की, यानी कि इसकी जो शरीर की बनावट किस प्रकार से है, कि क्या ये एक कोशिकी है कि बहु कोशिकी हैं। तो बात करते हैं इसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, कोशिका संगठन की। तो बच्चों ये होते हैं कैसे होंगे, ये एक कोशिकी होते हैं, यूनिसेलुलर होंगे, यानी कि एक ही कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। बात करें किंगडम मोनेरा में जीवों की संख्या की, नंबर्स की, तो सबसे अधिक संख्या किसी जगत में पाई जाती है तो किंगडम मोनेरा के जगत में, क्योंकि बैक्टीरिया की बहुत सारी संख्याएं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें इस बैक्टीरिया के जो हैबिटाट है, मोनेरा जगत जो हैबिटाट वास स्थान है, कहाँ पे रहते हैं, क्या पाए जाते हैं। तो बच्चों मैं बता दूं आप लोगों को कि ये गहरे समुद्र में भी पाए जाते हैं, गर्म जल के झरनों में, बर्फ में, मरुस्थलों में, और कुछ जीवाणु दूसरे जीव के भीतर परजीवी के रूप में रहते हैं, यानी कि पैरासिटिक लिविंग के रूप में भी रहते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग दुनिया के विश्व के हर एक स्थान पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इनकी खास बात यही होती है, उसको खास बात क्यों याद रखेंगे, जो नीट के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब किंगडम मोनेरा के जो जीव होते हैं वो पोषण किस प्रकार से लेते हैं। तो बच्चों ये जो इसका जो न्यूट्रिशन होता है, पोषण की जो प्रक्रिया होती है, ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। आज हम पहला पढ़ेंगे ऑटोट्रॉप्स, यानी कि स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब ये होता है कि ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण कैसे कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं। अब स्वपोषी ने किस प्रकार से, ये बच्चों प्रकाश संश्लेषण करते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इसका मतलब है फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये प्रकाश के हेल्प से भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषी।
फोटोसिंथेटिक। दूसरी बात ये है, ये रसायन संश्लेषी भी होते हैं, इसको हम कहते हैं कीमोसिंथेटिक, यानी कि केमिकल्स के रूप में भी क्या करते हैं, ये भोजन का ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ऑटोट्रॉपिक्स के रूप में कहा जाता है। दूसरी बात ये है कि ये ऑटोट्रॉप्स होने के साथ साथ कैसे होते हैं, ये हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं, इसको हम विषमपोषी या परपोषी कह रहे हैं। अब विषमपोषी, परपोषी या हेटेरोट्रॉप्स कहने का मतलब है कि ऐसे जीव, किंगडम मोनेरा में ही ऐसे जीव होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते, किसी और पे डिपेंड होते हैं। इसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। क्योंकि आपको मतलब भी समझ आना चाहिए कि सर इसको क्या कहते हैं। साइंस को इजी बनाने का मुख्य तरीका यही है कि चीज़ों को आपको डिवाइड कर रहे हैं, चीज़ों को आपको समझना है, टर्मिनोलॉजी समझना है कि क्या कहा जा रहा है। तो हेटेरोट्रॉप्स में पहला है मृतोपजीवी, इसको हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक। नाम से स्पष्ट है बच्चों कि ऐसा जीव जो मृत जीवों को एक भोजन के रूप में लेता है, डेड पार्टिकल्स को फूड के रूप में इंटेक करता है, इसे हम कहते हैं मृतोपजीवी, हेटेरोट्रॉपिक से होते हैं। दूसरा है एक परजीवी, ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, दूसरे जीवों के भीतर, अंदर या बाहर के रूप में क्या होंगे, ये उनके 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 घर में रहेंगे, उनके शरीर में रहेंगे और उन्हीं के शरीर से न्यूट्रिशन लेंगे और ग्रो करेंगे। इसको हम कहते हैं परजीवी, यानी कि पैरासिटिक प्रकार के होते हैं। थर्ड प्रकार का जो पोषण की प्रक्रिया है बच्चों, इसको कहते हैं सहजीवी, यानी कि सिम्बायोटिक, यानी कि साथ साथ रहते हैं, दोनों को हार्म नहीं पहुंचाते लेकिन साथ में जीवन यापन करते हैं। इसे हम सहजीवी प्रकार से कहा जा सकता है। तो आई होप कि आपको जो किंगडम मोनेरा का जनरल फीचर को समझ आ गया होगा। अब मुख्य रूप से हम पढ़ने वाले हैं बच्चों किसके बारे में, हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोट की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स। हम बार बार कह रहे हैं कि किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोट होता है, एक कोशिकी होता है, लेकिन बच्चों समझते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है। तो आप देख पा रहे हैं ये मेरे द्वारा बनाया गया एक डायग्राम है, और डायग्राम में आपको अलग अलग लेयर, अलग अलग संरचनाएं आपको दिख रही हैं। तो हम बात करते हैं अलग अलग चीज़ों में। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, जो आउटर आपको लेयर दिख रही है, लेयर, इस लेयर को बच्चों हम कहते हैं क्या, सेल वॉल। आपको ध्यान रखना होगा कि जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनके शरीर के बाहरी परत में एक मोटी लेयर होती है, इसको हम कहते हैं सेल वॉल। तो चलिए हम सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं कि सेल वॉल को हम कोशिका भित्ति भी कहेंगे। बात करते हैं सेल वॉल किससे मिलके बनी हुई है। तो बच्चों याद रखेंगे जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, म्यूरिन्स की, अमाइनो एसिड्स की और पॉलीसेक्राइड्स की बनी होती है। याद रखेंगे जो प्लांटी जगत है, जो प्लांट होते हैं, प्लांट में भी सेल वॉल होता है, तो जो प्लांट का सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होंगे उनके जो सेल वॉल होंगे वो सेलुलोज के बने नहीं होते हैं, वो बने होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन के बने होते हैं, म्यूरिन्स, अमीनो एसिड और पॉलीसेक्राइड्स के बने होते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे एक प्रकार से ये जितने भी एक कोशिकी और प्रोकैरियोटिक जीव हैं मुन्ने जगत के अंतर्गत, इनको सुरक्षा प्रदान करने की एक मोटी लेयर होती है, इसको हम सेल वॉल कह रहे हैं। तो हमने बच्चों पहला पढ़ लिया सेल वॉल किससे बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई है। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, इसके जस्ट बाद एक और लेयर दिख रहा है आपको रेड कलर में, ये रेड कलर में ये क्या है आपका, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, बायो मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके बारे में कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा झिल्ली कहेंगे। अब सवाल ये होता है कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ये किससे बनी होती है, ये बनी होती है बच्चों लाइपोप्रोटीन की। लाइपोप्रोटीन का सिंपल अर्थ होता है लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स, इसे हम कहते हैं लाइपोप्रोटीन। ये जो लाइपोप्रोटीन होते हैं किसके समान होते हैं, जो यूकैरियोट्स होते हैं, जो जिनके शरीर में केंद्रक की झिल्ली होती है, जिनके कोशिकाओं में, उनको यूकैरियोट कहते हैं। तो उनके समान ही लाइपोप्रोटीन की प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। तो हमने दोनों लेयर सीख लिया, कौन कौन सा, सेल वाला हमने सीख लिया और हमने सीख लिया क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने सीख लिया। आगे बढ़ते हैं संरचना के रूप में। अब जो सेल वॉल, इस सेल वॉल और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में देखो क्या है, एक स्पेस बना हुआ है। क्या बना हुआ है, एक खाली स्पेस बना हुआ है। तो इस स्पेस को कहते हैं बच्चों पेरीप्लाज्मिक स्पेस। इसका मतलब है कि ये सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच की क्या है, एक खाली स्थान होती है, उस स्थान को पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहा जाता है। अब इसकी क्या खासियत है कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्थान पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहलाता है
अब इसका मुख्य काम होता है बच्चों एक्ट लाइक लाइसोसोम। ये जिस प्रकार से जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें लाइसोसोम होती है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं हम लोग कमेंट करके बताइए। लाइसोसोम को कहते हैं बच्चों, क्या कहेंगे, कोशिका की आत्महत्या की थैली। डाइजेस्टिव बॉडी के रूप में काम करता है ना। तो हालांकि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें लाइसोसोम नहीं होता है, तो डाइजेस्टिव पार्ट को कौन डाइजेस्ट करेगा? तो जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है, यहाँ पर कुछ डाइजेस्टिव कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स होते हैं, ये यहाँ पर पेरीप्लाज्मिक में क्या करते हैं, ये लाइसोसोम के रूप में काम करते हैं। इससे क्या होगा, डाइजेस्ट कॉम्प्लेक्स मटेरियल का क्या करेंगे, डाइजेशन कर लेंगे। तो आई होप आप लोग को ये सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है इसके बारे में आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म किसे कहेंगे, कोशिका द्रव्य, कोशिका का द्रव्य। अब किसके अंदर होगा, ये देखो, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी लिक्विड भरे होते हैं, जितने भी लिक्विड होंगे इसे क्या कहेंगे, इंक्लूडिंग व्हाट, इंक्लूडिंग इनके जो न्यूक्लियोकाइड्स होंगे वो भी इसमें ऐड होंगे, राइबोसोम्स भी ऐड होंगे। इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका का द्रव्य। ये जो पार्ट आपको दिख पा रहा है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको कहते हैं बच्चों साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अंदर का जो पार्ट आपको दिख रहा है, तो झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। अब समझो, प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, केवल इसमें अलग अलग मेम्ब्रेन घिरे हुए हैं। लेकिन बात करते हैं कोशिका द्रव्य के अंदर किसी भी प्रकार का जो ऑर्गेनेली है, कोशिका का जो अंग होता है, उसमें कोई खास प्रकार का आवरण नहीं होता है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। जैसे कि सपोज दैट कि जो राइबोसोम है, राइबोसोम में कोई खास झिल्ली इसमें नहीं होती है, ठीक है, ये मुक्त होती है। तो झिल्ली युक्त कोशिकांग का क्या होता है, अभाव होता है, अब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली का अभाव होता है। जैसे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ईपीआर हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ये सब नहीं होते हैं। क्लियर है क्या? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम पढ़ने वाले हैं केंद्रक, न्यूक्लियस। अब ये बताइए कि आप प्रोकैरियोटिक्स को इसलिए भी प्रोकैरियोट कहते हैं क्योंकि इसमें जो केंद्रक होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है। वेल डेवलप कहने का मतलब ये है कि जो डीएनए होंगे वो नेकेड होंगे, खुले हुए होंगे। इसमें प्रॉपर जो केंद्रक झिल्ली होती है इनका अभाव होता है, यानी कि केंद्रक को घेरे हुए कोई विशेष झिल्ली इसमें नहीं होती है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, आभासी केंद्रक कहते हैं। इसी को हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहेंगे, इसको न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, इसे जिनोफोर और फाइब्रिलर न्यूक्लियस भी कहते हैं। ये जो पार्ट आपको दिख पा रहा है, ये जो पार्ट आपको दिख पा रहा है, इसको न्यूक्लियोइड, जिनोफोर, आभासी केंद्रक, इंसिपिएंट न्यूक्लियस और फाइब्रिलर न्यूक्लियस भी कहा जाता है। तो हमने कुछ नए नए टर्म समझा कि क्यों कहते हैं इसको आभासी न्यूक्लियस। आगे बढ़ते हैं, केंद्रक झिल्ली। अब नाम से स्पष्ट है ये प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए प्रोकैरियोटिक है। तो क्या होंगे, इसका अभाव होगा, यानी कि किसी प्रकार कोई खास झिल्ली यहाँ पर नहीं होती है। तो अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनके क्रोमोसोम की, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो होगा ही होगा। लेकिन बच्चों जो प्रोकैरियोटिक के जीव होते हैं इनकी संरचना को हम देखें ध्यान से, इसमें प्रॉपर केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। इसलिए जिनके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, डीएनए होंगे, क्रोमोसोम होंगे, कैसे होंगे, ये नेकेड होते हैं, खुले हुए होते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, आभासी गुणसूत्र कहते हैं, स्यूडो या फॉल्स क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि वेल डेवलप नहीं है। तो बात करते हैं क्रोमोसोम की, है ना, बात करेंगे क्रोमोसोम की, तो कैसे होते हैं, डीएस सर्कुलर, यानी कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए होते हैं। अब नेकेड डीएनए का मतलब क्या है, देखो, जो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं वेल डेवलप्ड डीएनए। क्लियर है? पैक्ड डीएनए कहते हैं। लेकिन जिस कोशिका के क्रोमोसोम्स पर जो डीएनए होंगे वो नेकेड होंगे, इसमें डीएनए के साथ क्या जुड़ा होगा, पॉलीएमिन्स जुड़ा होगा। देखो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, क्या है, पॉलीएमिन्स है। तो जिस भी डीएनए के साथ पॉलीएमिन्स होगा उसे कहते हैं नेकेड डीएनए, से मिलकर बना होता है। अब ये जो आभासी क्रोमोसोम बना हुआ है, कैसे होते हैं ये फोल्डेड होते हैं, ये कुंडली नुमा होते हैं। चूँकि ये कुंडली नुमा होते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बात करते हैं किसकी, राइबोसोम की। अब बच्चों राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, दोनों में राइबोसोम होता है। ये बेसिक चीज़ें हैं, समानता यही है।
लेकिन अंतर ये है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें जो राइबोसोम होता है वो 80 प्रकार का होता है। कैसा होता है यूकैरियोटिक में? 80 प्रकार का होता है। लेकिन यहाँ जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें जो राइबोसोम्स के जो टाइप्स होती हैं वो कैसी होती हैं? 70 प्रकार का होता है। यहाँ एस का मतलब होता है बच्चों स्वेडबर्ग यूनिट, इसको याद रखेंगे। एस का मतलब, हालांकि हम आने वाले जब सेल चैप्टर पढ़ाएंगे, आपको कोशिका के बारे में पढ़ाएंगे, तब उसमें हम आपको प्रॉपर बताएंगे कि एस का मतलब क्या होता है। तो इसमें कैसे होते हैं? प्रोटीन 70 टाइप का होता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है बच्चों प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये प्रोकैरियोटिक संरचना आपको विस्तार से समझ आ गई होगी। ये नीट के लिए 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनता है किस प्रकार से क्या होता है, कैसा नहीं होता है। अब याद करते हैं कुछ उदाहरण। क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? यो बैक्टीरिया पहला है, इसको हम ट्रू बैक्टीरिया कह रहे हैं। आर्की बैक्टीरिया, इसको हम प्रिमिटिव या एशियन बैक्टीरिया कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कह रहे हैं। देखो नाम से इस पे देखो, ब्लू ग्रीन एल्गी है बच्चों, लेकिन एल्गी होता नहीं, एल्गी अलग होता है, ये इसका नाम है, ठीक है तो जीवाणु है तो बैक्टीरिया ही। दूसरी बात है एक्टिनोमाइसिटिस, इसको हम कहते हैं तंतुमय जीवाणु यानी कि फिलामेंटस बैक्टीरिया। फिर सबसे जो माइक्रोस्कोपिक जो जीवाणु होता है या फिर जो प्रोकैरियोटिक जीव होता है उसको हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा, सबसे सूक्ष्म होता है। तो आई होप बच्चों कि आपको पूरी कहानी आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं इसका पीडीएफ। इसका पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा? तो इसका जो पीडीएफ है बच्चों, मेरे टेलीग्राम चैनल है, इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ चेक कर लेंगे। इसका जो लिंक है मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से जाकर इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बार बार इसको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, पढ़ेंगे। इसके अलावा मेरा एक व्हाट्सएप चैनल, इसको जुड़ सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए, वहाँ पर लिंक आ जाता है, आपको बार बार खोजना नहीं पड़ेगा। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर इस वीडियो के माध्यम से या वीडियो के जरिए से आपके लाइफ में, आपके पढ़ाई में मैं थोड़ी सी भी वैल्यू में क्रिएट कर पाया हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में मुंडे जगत के बारे में, पहला है यू बैक्टीरिया के बारे में। तब तक के लिए बने रहिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।